Resolution of partnership takes place where any change in the relations between the partners or change in the composition of firm occurs and the business is continued in firm's name under altered circumstances. In other words, dissolution of partnership takes place where a firm is reconstituted. सर फर्म का जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, बाकी के लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म पूरी खत्म नहीं हुई है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। कोई पार्टनर अंदर आ रहा है, अगेन उनके बीच में रिलेशंस चेंज हो रहे हैं सारे पार्टनर्स के बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पुरानी वाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और वापस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेशंस हो रहा है उनके बीच में। सो इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, चलिए मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दो तरीके से, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट इज अपनी खुद की इच्छा से वॉलंटरी डिसोल्यूशन, और दूसरा है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो अपन ने चार्ट पढ़ा है। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में चार तरीके पढ़े थे। ठीक है, कैसे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सबने एग्री कर लिया। कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब ऐसे इवेंट हो जाए कि आपने लिखा कि दो जने में डेथ के मतलब किसी में की डेथ हो जाती तो बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे, अरे बचा ही एक ही है या सबकी डेथ हो गई है, तो सर अब क्या कंटिन्यू कर लोगे तुम, कंपलसरीली डिसॉल्व होगी वो फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, सर डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, ठीक है, या फिर और भी जो कंटिन्यू बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, जो भी बातें थी, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, पर्टिकुलर पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप बाय विल, नोटिस बाकी के पार्टनर्स को देके आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पहला चालू करते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। देखो मैंने आपको समझा पूरा दिया है, पढ़ के कोई छूटा हुआ पॉइंट है तो वो कवर करना है, फटाफट पढ़ ले जी। Dissolution by agreement. A firm may be dissolved by agreement in the following. A. With the consent of all partners. That is, unanimous decision of the partners. Such decision may be taken by all the partners at any time. Or B. In accordance with the contract between partners. That is, according to the provisions of the partnership agreement, section 40. If the contract provides, the firm may also be dissolved by a decision of majority of partners or on notice by any partner. It should be noted that the contract between the partners may be expressed or implied. देखो मैंने आपको डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में क्या कराया था कि यूनानिमस एक स्वर में सबने हाँ बोल दी, सर फॉर्म डिसॉल्व कर दो, तो सर फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलाने वाले चलाना ही नहीं चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दो। ये तो क्या पॉइंट है। पॉइंट भी बोलता है इस एग्रीमेंट का एक और मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि सर इन चारों पार्टनर्स ने मिलके जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था, यदि उसमें डिसोल्यूशन के लिए इन्होंने ऐसा एग्री कर दिया कि सर सारे पार्टनर्स नहीं भी मिलते हैं और मेजॉरिटी पार्टनर्स मान जाते हैं फर्म को डिसॉल्व करने का, तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। यानी एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से भी डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो सर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स या फिर वो फर्म यदि पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, तो जिस दिन हम ये ब्रिज बना लेंगे, एग्रीमेंट में लिख रहे हैं जिस दिन हम ये ब्रिज बना लेंगे उस दिन हमारी फर्म खत्म हो जाएगी। यानी कि एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्रीमेंट, ये दोनों मतलब आपको समझ में हो जाएंगे, सारे जने मान रहे हैं, और एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसोल्यूशन के लिए जो भी प्रोसेस लिखी हुई है उस प्रोसेस से भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंपलसरी डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का सेकंड पॉइंट, कंपलसरीली डिसॉल्व इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट वन, By insolvency of all partners, all or all but one. A firm is dissolved when all the partners or all the partners except one are adjudicated or insolvent. Section 41, subsection A. This is because when a partner is adjudicated insolvent, he ceases to be a partner of the firm. When all or except one are adjudicated as insolvent, they cannot exist. The relation of partners between them comes to an end because for a partnership, there must be at least two competent persons. देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट बंदा कभी भी कॉम्पिटेंसी खो देता है, तो सर अब वो इसको तो कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल, और ऑल बट वन का मतलब है एक को छोड़ के। ठीक है, इसी तरीके से डेथ का भी देख लो, और बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल वाला भी मैंने आपको बता दिया था। बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल कि सर दो बिजनेसेस हैं, एक अनलॉफुल हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर एक ही बिजनेस था और वो अनलॉफुल हो गया तो फर्म को या तो कंपलसरी वाइंड अप कर लो या चेंज कर लो अपना बिजनेस। ठीक है, चलिए
इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। क्या ये मैंने आपको पढ़ा नहीं दिया है? 1 2 3 4 फिक्स टर्म के लिए फिक्स टर्म पूरी हो गई, चलो। कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर, सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर क्रिएशन ऑफ दैट ब्रिज, वो ब्रिज बन गया। सर या तो कंपल्सरीली अब वाइंड अप हो जाओ, कंटिजेंसी हो चुकी है तो अब वाइंड अप हो जाओ, या फिर अपना चेंज करो पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप एट विल पे। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वैसे तो पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो फर्म कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाती है, ये वैसी कंटिजेंसी जिसपे फर्म वाइंड अप हो जाती है, लेकिन अदरवाइज लिखा है एग्रीमेंट में तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये कैसी पार्टनरशिप के अंदर होता है? पार्टनरशिप एट विल के लिए होता है। ठीक है सर, इसको पढ़ो, इसमें थोड़ा सा पॉइंट आपको और भी जानने को मिलेगा, पढ़ गए इसको। तो शॉर्ट से पढ़ना ना सर। हाँ, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the partnership firm. देखो, जहां Section पर ये 43, केवल subsection 4. पार्टनरशिप एट विल है वहीं पर डिसोल्यूशन बाय नोटिस लागू होगा। ठीक है, आगे पढ़। The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of the dissolution. If no such date is so mentioned, the dissolution is effective as from the date of communication of the notice. इस पार्टनर ने सबको नोटिस भेजा कि मैं आज इस तारीख से फॉर्म डिसॉल्व करने का ऐलान करता हूं, तो हालांकि देखो नोटिस सबको मिलना चाहिए, उसके बाद में उस नोटिस में जो डेट लिखी हुई है वहां से डिसॉल्व हुई भी मानी जाएगी। यानी भविष्य की कोई डेट डाल दी है, ठीक है, तो सर उस डेट से, मानिए आज 1 तारीख चल रही है, बोले इस महीने की 30 तारीख से फर्म को डिसॉल्व डिसॉल्व करने की इच्छा है, तो वो इस महीने की 30 तारीख से हो जाएगी। या फिर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो जब वो नोटिस बाकी के सारे पार्टनर्स को मिलता है तब से वो माना जाएगा कि तब से ये नोटिस इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए ये नई बात थी। अब नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सर ये लास्ट टाइम आ चुका है, इसलिए दिसंबर अटेंड स्टूडेंट्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मे में वापस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर इंसैनिटी, इंसैनिटी कौन प्रूव करेगा? सर कोर्ट को, मतलब कोर्ट के थ्रू ही प्रूव कराया जाएगा कि फलाना बंदा जो है वो आउट ऑफ हिज माइंड हो चुका है। ठीक है, कौन सूट फाइल कर सकता है? 4 पार्टनर्स में से एक इंसेन हो गया, तो सर ये पूरी, यदि इसको टाइमली कोर्ट में मैटर को नहीं ले जाया गया, ये है ना थर्ड पार्टी के साथ में फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड करता जाएगा अपनी बेवकूफानी हरकतों से, इसलिए जल्दी से जल्दी इस मैटर को कोर्ट में ले जाना चाहिए। ठीक है, तो सूट कौन फाइल करेगा? सर या तो बाकी के पार्टनर्स फाइल करेंगे कि भैया ये इंसेन हो गया है, इस फर्म को डिसॉल्व करो। ठीक है, या फिर नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ दिस इंसेन पार्टनर। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब उसका या तो जो भी रिलेटिव है ना, भाई भतीजा काका बाबा चाचा जो भी है, उसका रिलेटिव जिसको हम नेक्स्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, वो फाइल करेगा इसकी इंसैनिटी के थ्रू इस फॉर्म को डिसॉल्व कराओ, हटाओ इसको, इसको इसका हिस्सा दिलवाओ और काम खत्म करो, जो इसके बीवी बच्चे या जो भी नेक्स्ट फ्रेंड है वो संभाल लेगा इसके बिहाफ पे। ठीक है, तो इंसैनिटी का डिसीजन कौन लेगा? सर कोर्ट लेगा। अनसाउंड माइंड है कि नहीं है। परमानेंट इनकैपेसिटी, सर कई बार क्या होती है, परमानेंट इनकेपेबिलिटी एक पार्टनर की ड्यूटीज परफॉर्म करने के आड़े आने लग जाती है। ठीक है, तो सर कोर्ट के थ्रू ये होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर परमानेंट इनकेपेसिटी हो रही हो तो फिर उससे ये बेसिस नहीं बनेगा, केवल एक्टिव पार्टनर बनेगा, पहली बात ये। ठीक है सर, ऐसा सूट कौन फाइल कर सकता है? केवल और केवल दूसरे पार्टनर्स ही फाइल कर सकते हैं परमानेंट इनकैपेसिटी वाला। सर नेक्स्ट फ्रेंड फाइल नहीं कर सकता, ये केवल है ना पार्टनर्स ही एनालिसिस कर सकते हैं कि अब ये इनकेपेबल हो गया है, तो ये काम नहीं कर पा रहा है, तो फर्म को जिंदा रखने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड नहीं कर पाएगा ये सब डिसीजन। ठीक है, द पार्टनर सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी कैनॉट sue फॉर डिसोल्यूशन। देखो कितना बड़ा पॉइंट दिया है सर, चारों पार्टनर्स थे, ये इनकेपेबल हो गया, ये एक्टिव पार्टनर भी था, सर बाकी के पार्टनर्स ही फाइल कर पाएंगे कि अब मैं इनकेपेबल, अब ये इनकेपेबल हो गया है तो कोर्ट से डिसॉल्व करा लेते हैं इस बेसिस पे। ये पार्टनर खुद भी
इसके लिए फाइल नहीं कर सकता कि मैं इनकेपेबल हो गया हूं इसलिए इस फर्म को डिसॉल्व करा दूं, नहीं, बाकी के पार्टनर्स को ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकेपेसिटी ऑफ अ पार्टनर मस्ट बी परमानेंट, परमानेंट नेचर की होनी चाहिए। टेम्पररी है, हड्डी टूटी है, 2-4 महीने में जुड़ जाएगी तो ये बेसिस नहीं बनेगा, ठीक है। इट में भी फिजिकल और मेंटल, फिजिकल इनकेपेसिटी भी हो सकती है, कई बार सर पे चोट लगने के कारण भी मेंटल, पागल तो नहीं होता है लेकिन मेंटल इनकेपेबिलिटीज हो जाती हैं, क्या कर सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस लॉस ऑफ आईज, हैंड्स, लेग्स, हियरिंग कैपेसिटी एटसेट्रा, ये सब अब सुनेगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा, आंखें ही खराब हो गई तो काम कैसे करेगा। मान लो कोई ऐसी फर्म थी जिसमें पार्टनर्स को हाथ से काम करना था, कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। पर ये केवल एक्टिव पार्टनर्स के लिए होगा, इनकैपेसिटी ऑफ डोरमेंट पार्टनर ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट इज मिसकंडक्ट, ठीक है। मिसकंडक्ट पढ़ना यार एक बार। When a partner is guilty of conduct or misconduct which is likely to affect prejudicially harmful the carrying on of the business regard being had to the nature of business, the court may dissolve the firm. Such suit may be filed by a partner other than the guilty partner. जो A. पार्टनर Guilty for मिसकंडक्ट कर रहा है उसके अलावा कोई भी पार्टनर इस बेसिस पे सूट फाइल कर सकता है। खुद ही मिसकंडक्ट कर रहे हो, खुद ही कहते हो मैंने मिसकंडक्ट किया इसलिए इसलिए फॉर्म को डिसॉल्व कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। मिसकंडक्ट का एग्जाम्पल देखो। A. For breach of trust by partner SL versus Hayward 30 Bev 158. देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है और आपने उसका ब्रीच कर दिया है। किसी ने पार्टनर जैसे आप पे ट्रस्ट किया है और आपने उसके ट्रस्ट का ब्रीच कर दिया। पार्टनरशिप तो खेल ही पूरा ट्रस्ट का है रे, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, नंबर 1। नंबर 2 सर, जैसे कि एक वकील था, उसको एंट्रस्ट किया गया विद क्लाइंट्स मनी, क्लाइंट मतलब वकीलों की एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, ठीक है। एक वकील को क्लाइंट का पैसा दिया गया क्लाइंट की बिहाफ पे यूज करने को, उसने क्या किया, पर्सनल पर्पस से उस पैसे को यूज कर लिया, तो उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है इस पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करवा देने का, बाकी के पार्टनर्स कर सकते हैं। सेकेंड, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल बाय अ पार्टनर टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सर, पार्टनरशिप में आ तो गए लेकिन आप रिफ्यूज कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो पार्टनरशिप के बिजनेस को, काम करने से रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली होगी। एक आध बार समझ में आता है कि सर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, रोज रोज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो परसिस्टेंट नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल will be taken as a misconduct and it will become a ground for discontinuation of partnership. Next, theft of the firm's accounts books. सर ये मिसकंडक्ट में आता है, ये ग्राउंड बन जाएगा फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, थ्रू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट, परसिस्टेंट या कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, पढ़ इसको भाई। Possession breach of agreement. The court may also dissolve a firm when a suit is filed against a partner for willful or persistent breach of agreement. However, the willful or persistent breach of agreement must be relating to any of the following. First, management of the affairs of the firm. Second, the conduct of the business of the firm. सर Moreover, it will यदि also be यदि आप कंटिन्यूअसली अपने एग्रीमेंट को तोड़ते जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट में आपने एज अ पार्टनर एग्री किया था, सर वो जो ब्रीच है वो इस रिलेशन में मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म या फिर कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, उस बारे में आप अपने एग्रीमेंट तोड़ते ही जा रहे हैं। आपको बोला हुआ है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो अपने को किसी को भी उधार माल नहीं बेचना है, आप कंटिन्यूस तोड़े जा रहे हैं उस बात को, ठीक है। 5-5, 10-10, 50-50 लाख रुपए का माल उधार बेचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप यदि कंटिन्यूसली एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं तो फिर जो किस रिलेशन में, फर्म के अफेयर्स को मैनेज करने में या बिजनेस कंडक्ट करने में, तो ये ग्राउंड बन जाएगा। बार बार आप कर रहे हैं ना, तो ये ग्राउंड बन जाएगा कोर्ट के थ्रू फर्म को डिसॉल्व कराने का, ठीक है। आगे पढ़ भाई। moreover, it will also be deemed to be a willful or if the partner conducts himself in the matters relating to the business that is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in partnership with him. सर देखो, जैसे कि
कीपिंग एरेनियस अकाउंट्स, गलत अकाउंट्स रखना, नॉट एंटरिंग रिसिप्ट्स, जो पैसे फर्म के ब्याह पे आपको मिले उसकी रिसिप्ट वहां पर देना ही नहीं, मतलब रिसीव करवाना ही नहीं उन पैसे को। कंटिन्यूअसली क्वेरलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, आपस में लड़ते रहते हो। कीपिंग मोर कैश देन अलाउड, एम्बेजलमेंट, घोटाले, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। सर ये सब भी या तो परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में आ जाएंगे या फिर मिसकंडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, दोनों में से कहीं आके, और आपको बाकी के पार्टनर्स को राइट मिल जाएगा, खत्म कराओ यार, राम कहानी पीछा छूटेगी। ठीक है, तो कोर्ट के थ्रू आप लोग करा सकते हैं, यदि आप प्रूव कर दें ये तो गलत अकाउंट्स रखता है, ये सारी बातें। ठीक है, परपेचुअल लॉसेस, यदि इस पे एक परपेचुअल लॉसेस, यदि ये शो कर दिया जाए कोर्ट में इस पार्टनरशिप फर्म का धंधा विदाउट लॉसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता है, विदाउट लॉसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता है, तो फिर इस फर्म को वाइंड अप कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो कर देगा। ये एग्जांपल बताया था ना कि सर एक पार्टनरशिप थी फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, फिक्स्ड ड्यूरेशन यानी कि 20 साल के लिए बनाई थी। क्या था, बसेस फ्लाई करेंगे एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, बसेस से ट्रांसपोर्ट का धंधा करेंगे, पैसेंजर्स को इधर उधर ले जाएंगे। पहला साल निकला लॉसेस, दूसरा साल निकला लॉसेस, 5 साल तक लॉसेस, 6 साल निकल गए लॉसेस, 3 पार्टनर की हालत खराब हो गई, उन्होंने कहा बंद करो ये धंधा। चौथा अड़ गया, नहीं साहब फिक्स ड्यूरेशन के लिए मैं तो वाइंड अप नहीं करने दूंगा। वो तो सही था अपनी जगह, वाइंड अप नहीं करने देगा, लेकिन फिर इन्होंने स्टडी की, पार्टनरशिप एक्ट को समझा, बोला कि यार हम आगे भी धंधा विदाउट लॉसेस नहीं कर पाएंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। कोर्ट में उन्होंने प्रूव कर दिया हम आगे भी धंधा विदाउट लॉसेस कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, तो उसने बोला मारो गोली, करो वाइंड अप तुम लोग। ठीक है, so when the business of the firm cannot be carried on except at a loss, the court may dissolve the firm on an application by any partner। एक पार्टनर भी लगा दे, चलो खत्म करो कहानी, कोर्ट को सेटिस्फाई होना जरूरी है। एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, ठीक है, उस हिसाब से, और साथ कोई भी ग्राउंड जिसके ऊपर कोर्ट मान लेगी इस फॉर्म को, तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। 7th, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पढ़ इसको। Sometimes partners transfers his interest or share in the firm to a third party outsider. Thus, court may allow dissolution. Partner who is transferring such share. देखो, Note the right of a partner. Sometimes the partner transfers his interest or share in the firm to third party who is an outsider। कर सकता है, अपन ने पढ़ा है, हालांकि सारे पार्टनर्स की सहमति लेके करना चाहिए था, पर वो सहमति नहीं दे तो भी तुम कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड पार्टी तुम्हारा हिस्सा खरीद रहा है पार्टनरशिप फर्म में, उसको पार्टनर का राइट्स नहीं मिल जाएगा, उसको केवल शेयर इन प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स दूसरे लोगों ने, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया, तुम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो अकाउंट्स तुमको मानने पड़ेंगे। तो समटाइम्स द पार्टनर्स ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट or share in the firm to a third party, the court may allow dissolution। कोर्ट को लगता है कि यार फिर इस फर्म में कोई मजेदारी तो रही नहीं है, कोर्ट उस बेसिस पे भी डिसोल्यूशन फाइल कर सकता है। तो डिसोल्यूशन ऐसे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के कारण, इसने अपना इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को ट्रांसफर किया, तो सर डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? बाकी के लोग। ये खुद नहीं लगा सकता कि चूंकि मैंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दो, ये खुद नहीं लगा सकता। बात समझ में आ गई? यस। नोट द राइट ऑफ अ पार्टनर टू फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑन एनी ऑफ द अबव 7 ग्राउंड्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। बहुत बड़ी बात है ये। सर क्या बोला है ये कि सर अपन कहते हैं ना पार्टनरशिप काम कैसे करेगी, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट से डिसाइड होगा। ठीक है, यदि आप एग्रीमेंट में ऐसा लिख देते हैं कि हमारे में से पार्टनर्स इन 4 तरीकों से जो कि ऑर्डर थ्रू कोर्ट में दिए गए हैं उनमें से कभी अप्लाई नहीं करेंगे कोर्ट में डिसॉल्व करने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखने से भी आपका राइट छीनेगा नहीं। आपने अदरवाइज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन के लिए कभी कोई नहीं जाएगा, तो वो गलत है, गलत है, गलत है, और आप हमेशा जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहां से कनेक्ट करोगे? जो बात मैंने अभी बोली है, जहां पर चारों पार्टनर्स एक दूसरे से एग्रीमेंट करके रोक रहे हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट के थ्रू जो भी मेथड्स हैं उनके थ्रू आप डिसॉल्व कराने के लिए हम में से कोई भी नहीं जाएगा।
तो ये कैसा एग्रीमेंट बन जाएगा? अपन कहते हैं इसको मानने की जरूरत नहीं, आप फिर भी जा सकते हो। ये कैसा एग्रीमेंट बन जाएगा? सर इट विल बिकम अ वॉइड एग्रीमेंट टू दैट एक्सटेंट कि कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। कौन सा वाली वेराइटी ऑफ वॉइड एग्रीमेंट? कुछ याद आ रहा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स। हम में से कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, हम में से कोई भी 6 महीने के अंदर मैक्सिमम कोर्ट में पहुंचेगा, 3 साल नहीं लगाएगा। ये सब क्या होते हैं? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं। ऐसा लिख देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वर्ड एग्रीमेंट हो जाता है। याद आया जी? वही चीज, वही एनालॉजी यहाँ पर लग रही है। पार्टनर्स ने अपनी एग्रीमेंट में लिख भी दिया कोई डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट के थ्रू नहीं जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना उतना लाइन लिखा हुआ वर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट अब अपने को कल चालू करना है राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन, ये करना है। फिर एक टॉपिक आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा। तो मैं ये टॉपिक जो है ये किसी अकाउंट्स के टीचर को, मेरे ख्याल से प्रिया मिस ले रही है आपकी, है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स कौन Yes, ले sir. रहा है तुम्हारा?